स्क्रीन के ऊपर मैं लिख देता हूं कि इंडस्ट्री यूनिट नंबर है आपका 9, यूनिट 9 है इंडस्ट्रीज। ओवरऑल आप याद रखें कि इस यूनिट के अंदर सेकेंडरी इंडस्ट्री है, नॉट ओनली इंडस्ट्री, इसमें सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री होती है। अब इंडस्ट्रीज के हवाले से सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट्स को देखें कि कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने ये देखना है कि इंडस्ट्री की टाइप्स कौन सी होती हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री की टाइप्स होती हैं 3। इंडस्ट्री की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी। बेटा अब याद रखें कि इस चैप्टर का जो हिस्सा है, ये चैप्टर जो डील करता है वो इसको और इसको डील करता है। ये वाला जो है ये आप लोग कर चुके होती हैं पहले। कहाँ पे? मिनरल्स प्राइमरी इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट प्राइमरी है, फिशिंग प्राइमरी है, एग्रीकल्चर प्राइमरी इंडस्ट्री है। तो एन इंडस्ट्री विच डील्स विद एन इंडस्ट्री which deals with extraction or production of raw materials, किससे डील करती है? जो रॉ मटेरियल्स की एक्सट्रैक्शन या इन चीजों से डील करती है, इसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं? ये डेफिनेशन 1 नंबर की आ सकती है बेटा एग्जाम में आपके। सर जो नेचर से चीजें मिलती हैं। नहीं, लाजमी नहीं है वो। ए बेसिक कमोडिटी, a basic commodity from its which semi is finished objects are made. yes, which is used to process and making of finished or semi finished products. Clear? अब याद रखें कि फिनिश्ड प्रोडक्ट वो होती है जो फुली मैन्युफैक्चर्ड होती है, जिसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल फोन है तो ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है। जैसे कंप्यूटर, ये लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते हम। ठीक है। सेमी फिनिश्ड वो चीज होती है जिसको आप फर्दर प्रोसेस करते हैं। जैसे आप KNNs पे जाते हैं और वहां से आप विंग्स लेके आते हैं। विंग्स जो हैं, क्या विंग्स जो KNNs पे पैक करके उन्होंने डब्बे में डाल के रखे थे, वो प्रोसेस किया हुआ था उन्होंने, वो सेमी फिनिश्ड प्रोसेस था, मतलब आधा प्रोसेस था। अभी घर लाने के बाद आपने आधा प्रोसेस इस पे और करना है। वो क्या करेंगे? घर आके उसे कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, फिर आप खाएंगे। तो सेमी फिनिश प्रोडक्ट वो होती है जो फुली प्रोसेस्ड नहीं होती। फिनिश प्रोडक्ट वो होती है जो फुल प्रोसेस हो चुकी होती है, फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड उस पे नहीं होती। इज इट क्लियर? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या बला होती है? अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे पास जो सबसे मेजर चीज है, आपने याद रखनी है कि इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इंडस्ट्री विच प्रोसेस रॉ मटेरियल्स, जिसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है टू मैन्युफैक्चर गुड्स। और वो गुड्स सेमी फिनिश्ड भी हो सकती हैं और फिनिश्ड भी हो सकती हैं। क्लियर? जिसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है। प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाता था?
एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन होती थी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में? आप एग्जांपल्स ले लेते हैं। जो कॉटन टेक्सटाइल है, ये क्या है? इसके अलावा आप फर्नीचर की इंडस्ट्री ले लें, ये क्या है? इसमें वुड को प्रोसेस किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन को प्रोसेस, सीमेंट के अंदर आपकी मिनरल्स को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज की टाइप है। लेकिन जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है ना बेटा, इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री की? 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है लार्ज स्केल, जिसके लिए बड़ा एरिया चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा लैंड चाहिए। ये सारे फीचर हैं इसके। इसके बाद आ जाती है स्मॉल स्केल, जिसके लिए स्मॉल एरिया चाहिए, स्मॉल लेबर चाहिए, लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये इसके स्मॉल इंडस्ट्री के फीचर हैं। तीसरी होती है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, याद रखें कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो आपके सिलेबस में आती हैं इस साल के लिए जो मेजर हैं, उसमें याद रखें इस साल के लिए जो मेजर हैं, मैं उनकी अब बात कर रहा हूं जो इस साल मुझे लगता है कि बहुत मेजर आपके लिए ज्यादा सवाल आने के चांस हैं। उसमें सीमेंट है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं बेटा? सीमेंट के अंदर रॉ मटेरियल्स कौन से यूज होते हैं? जिप्सम, लाइमस्टोन। जिप्सम। Limestone, gypsum. इसमें यूज होता है जिप्सम, इसमें यूज होता है लाइमस्टोन, इसमें यूज होता है क्ले। और क्ले और इन तीनों को मिक्स करने के लिए हमें हीट चाहिए होती है। तो हीट के लिए फिर कौन सा मिनरल यूज करेंगे? कोल। So कोल, coal, गैस, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, कोल, गैस या ऑयल। तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज कर लें। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर सीमेंट के बाद आपके पेपर में याद रखिएगा कि सीमेंट बनता कैसे है। बनता इस तरह कि इनको पहले क्रश किया जाता है। इन सारी चीजों को क्रश करते हैं, क्ले, कोल और क्ले, लाइमस्टोन और जिप्सम को क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद ग्राइंड करते हैं, पाउडर बनाते हैं, और उस पाउडर को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं बाय यूजिंग हीट। हीट के ऊपर रख के उसको, जिस तरह आपने चिकन कढ़ाई बनाते हैं उसमें आपने क्या क्या डालना होता है? उसमें आपने प्याज भी डालना है, उसमें आपने दही भी डालना है, उसमें आपने जो है वो फिर चिकन भी डालना है, उसमें आपने मिर्चें भी डालनी है, नमक भी डालना है। इसी तरह मिक्स करेंगे तो फिर आपकी चिकन कढ़ाई बन जाएगी। ठीक है, सर कब आ रहे हैं? मैं यार जिस दिन पकाने का टाइम मिल गया। अच्छा सर लगता है घर पे आप ही खाना बनाते हैं। बेटा, बिल्कुल हर बंदा घर पे खाना खुद बनाता है। सर जी इसके माशाल्लाह। अलावा सर सीमेंट, अपने जैसा मुझे सीमेंट एक ढूंढ देना। आपको क्या करना है? सर मैं कह रहा हूँ आप अपने जैसा एक ढूंढ देना मुझे। अच्छा, मैं आपने जैसा ढूंढूं, ठीक सर हो ये गया। हयान को आने दे, हयान है ये वाला। अच्छा, आप अपने जैसा ढूंढ के दे दूं? चलो ठीक हो गया, मैं अपने जैसा आपको ढूंढ के। सर सर जी आप ही आ जाए सर जी। सर हमें तो इनाया, आप ही चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, ओके जी चलें। सीमेंट के बाद हमारे पास जो इंडस्ट्री आती है वो है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? यूरिया चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, इसके अलावा नाइट्रेट्स चाहिए। ये आपके कुछ मिनरल्स हैं। जी बेटा, जी कौन कर रही है? ये कौन कर रहा था? सर कोई अहमद लग रहा है। फिर आ गया कोई और।
सर मुझे तो अच्छा। असल अकाउंट ही लग रहा था। किसका था, अहमद का? जी जी सर। अहमद रजा? सर गलती से हुआ है। अच्छा अच्छा। सर मैं तो सर एक दफे गलती से किया तो डबल टैप हो गया, तो बार अच्छा, बार हो रहा था। यूरिया, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स बेटा, ये रॉ मटेरियल्स हैं सारे। ये क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं। अब ये याद रखें कि इन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है, मिक्स किया जाता है, हीटिंग की जाती है, फिर आपके फर्टिलाइजर बन जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद जो आपके पेपर के लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो है स्टील इंडस्ट्री, काफी फेमस है। जैसे स्टील इंडस्ट्री, पाकिस्तान में स्टील मिल है। स्टील इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? स्टील इंडस्ट्री सर के जो वो रॉ, उनके लोकेशन जी स्टील इंडस्ट्री में बेटा, स्टील इंडस्ट्री एक ही पाकिस्तान में मेन है जिस पे सवाल आता है। वो लोकेशन कहाँ पे है? वो घारो क्रीक के ऊपर एक जगह है, पिपरी। कहाँ पे है? पिपरी एट घारो क्रीक। ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी? पिपरी एट घारो क्रीक। ये कराची से 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम पिपरी है, और उस पे एक जगह है घारो क्रीक। यस बेटा? सर मेहर को एक्सेप्ट कर दे। अच्छा। जी, इसके बाद रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा? स्टील मिल के जो रॉ मटेरियल है ना, दो हैं। एक होते हैं लोकल इनपुट्स जो हमारे मुल्क में अवेलेबल है। लोकल इनपुट्स कौन से हैं? रॉ मटेरियल्स को हम इनपुट भी बोलेंगे ना। लोकल इनपुट कौन से हैं? सबसे पे वाटर। सर 2 मिनट ऊपर कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? जी जी, वो इकट्ठा लिख लो, सारे इकट्ठे ले लेना। सर ये वाटर। पिपरी, जी बेटा? सर वो स्टील इंडस्ट्री के नीचे क्या लिखा है? पिपरी एट घारो क्रीक। ये कहाँ पे है स्टील मिल हमारी? पिपरी एट घारो क्रीक। ओके हो गया सर। जी। उसके बाद है इनपुट्स के अंदर वाटर है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। हमारे मुल्क का अपना ही पानी इस्तेमाल करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, हम बड़ा काम करते हैं। क्रोमाइट हम अपने मुल्क से निकाल के इधर यूज करते हैं, क्रोमाइट। ये दो तो हम अपने मुल्क से लेते हैं। इसके रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स के अंदर ज्यादातर इंपोर्टेड इनपुट यूज होते हैं। ये पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेड इनपुट कौन से हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं? उसमें कोल, सर मैंगनीज, आयरन और आयरन ओर, इसके अलावा सर मैग्नीज। मैंगनीज। ये वाले जो रॉ मटेरियल है ना, जिनको हम अपने मुल्क से यूज कर, बाहर से मंगवा के यूज कर। ठीक है, प्रोसेसेस यहाँ पे क्या होते हैं? अब ये देखें कि इन सारे रॉ मटेरियल्स को हम क्या करेंगे? पहले तो हम बोलते हैं कि इनको हम इनपुट हैं, ये तो इनपुट होते हैं। इन इनपुट्स के ऊपर हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ये इन इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इज इट क्लियर? जी बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब इस पे प्रोसेस क्या होते हैं? ये सारी इंडस्ट्रीज में ये तीन चीजें लाजमी होती हैं। इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट होते हैं। अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इसके आउटपुट एक नहीं होता, इसके आउटपुट में ज्यादा चीजें होती हैं। आयरन रॉड्स होते हैं, रोल्ड रोल्ड बिलेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गैल्वेनाइज्ड शीट्स होती हैं। ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। बस आपने ये नाम याद, रट्टा मार लेना है इसको, बस सिंपल सी बात है, रट्टा मारना किस है। चीज की सर? ये आउटपुट हैं इसके, स्टील मिल के आउटपुट है, स्टील इंडस्ट्री में आउटपुट होते हैं। सर ये पिपरी मतलब क्या जी? जी बेटा, पिपरी पिपरी क्या होता है? पिपरी जगह का नाम है मेरे बच्चे। ओए, पिपरी जगह का नाम है, घारो क्रीक घारो भी जगह का नाम है। तो ठीक है, ये घारो क्रीक। पिपरी जो है, पिपरी गांव है,
वो गांव कहाँ पे लोकेट करता है, उस जगह का नाम घारो क्रीक है। घारो क्रीक एक बड़ा एरिया है, उसमें एक छोटी सी जगह का नाम पिपरी है। आप समझ आ गई? अच्छा, यहाँ स्टील इंडस्ट्री। जहाँ पे स्टील मिल ये कौन से प्रोविंस? ये सिंध प्रोविंस में है, कराची के नेबरहुड में। ठीक है। ओके। हाँ, अब ये घारो क्रीक और ये सारी चीजें हमारी होगी डिटेल के अंदर। अब हमने ये तो स्टील मिल और ये सारे हो गए। अच्छा, अब सर? इसके बाद जी बेटा। सर ये वो यूएसएसआर वाली स्टील मिल है ना? जी जी, यूएसएसआर वाली स्टील मिल है। अच्छा, अब ये तो कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो सवाल आते हैं वो इसी तरह आते हैं। इनपुट क्या होते हैं किसी इंडस्ट्री के, प्रोसेस क्या होते हैं किसी इंडस्ट्री के, आउटपुट क्या होते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आ जाता है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमारे मुल्क में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें है ब्रिक किल। ब्रिक किल ने ब्रिक्स बनाने की इंडस्ट्री है। ब्रिक्स कैसे बनती हैं? ब्रिक्स के प्रोसेसेस होते हैं। ब्रिक्स के लिए सबसे पहले मिक्सिंग करते हैं, क्ले एंड वाटर। मिक्सिंग ऑफ, सर पहले डिगिंग नहीं होती? डिगिंग कर लें पहले। मिक्सिंग ऑफ क्ले एंड वाटर में बस मेन बात बता रहा हूँ। क्ले और पानी को जब आप मिक्स करेंगे तो पेस्ट बन जाएगा। तो उस पेस्ट को आप क्या करेंगे? मोल्डिंग इनटू शेप। आप क्ले को एक शक्ल बना के दे देंगे। आप इसका एक स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप होती है मोस्टली ब्रिक्स होती है। शेप देने के बाद आप इसको क्या करेंगे? ड्राइंग इन सनलाइट। ड्राइंग इन सनलाइट। और लास्ट में आप इसको क्या करते हैं? बेक करते हैं। बेकिंग। आप सब ने ईंटें देखी हैं अपनी जिंदगी में? जी जी Yes. सर। जी सर जी। बस ये जो ब्रिक्स बनती हैं वो इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये उसका तरीका है। सर ये इसके मोटर सॉरी अलावा मेरा आती भी है? जी बेटा, सर ये आप मोटरवे पे नहीं जीटी रोड पे जाओ तो साइड पे आती भी है? जी जी, ब्रिक किल्न आते हैं, ब्रिक किल्न आते हैं। किल्न और चीज होती है, ब्रिक मेकिंग और चीज होती है। किल्न जो है, किल्न फॉर ब्रिक्स कर लें। सर ज्योग्राफी के पेपर में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती? नहीं बेटा, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी आपको। तो सर 6 मार्क के लिए तो इतना थोड़ा सी जगह दी होती है। एक एक्स्ट्रा शीट लगी होगी आपके पेपर के साथ, बस एक शीट पड़ी होगी, वो आखिरी पेज पे होगा। सर तो 6 मार्क किस तरह करेंगे? 6 मार्क का आप इसी तरह करेंगे कि आप जो है अपनी शीट पे जो लाइनें दी हैं कोशिश करें उनके अंदर लिखें, छोटा छोटा लिखें, छोटा छोटा लिखना। तो स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मसला होगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया। कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये औरतें क्या कर रही हैं? बच्चे और औरतें बना रहे हैं। ये औरतें मोल्ड्स के अंदर, देखें ये बंदे ने जो रेडी में डाला हुआ है ये क्ले है, मिक्स किया हुआ है, पेस्ट है। पेस्ट को ये औरत एक आपका रेक्टेंगुलर सा इनके सामने एक डब्बा सा पड़ा है, उसमें क्ले को डालते जा रहे हैं और ये ईंटें सनलाइट में इस तरह बेक कर लेते हैं, सनलाइट में इसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद इसको इस तरह का किल्न होता है, एक इस तरह का आपने मोटरवे की साइडों पे देखा होगा किल्न। कभी आपने मोटरवे की साइडों पे देखा है ब्रिक किल्न? ये मोटरवे पे जाएं तो रास्ते में आपको किल्न मिलता है, जी सर। ब्रिक किल्न होता है। जी सर। एक किल्न के अंदर इस तरह ईंटों को आप डालते जाएंगे और इस तरह किल्न्स जो हैं वो बनती जाएंगी, ब्रिक किल्न के अंदर बेक होती जाएंगी। मैं आपको इसकी पिक्चर जरा कोई क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। ये आपको अच्छा सा नजर आ जाएगा, इससे समझाना आसान हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक ब्रिक किल्न के नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे हैं आप, ये ड्राई जो सनलाइट में ड्राई की हुई ईंटें हैं, इनके ऊपर कोल डालते हैं। कोल के अंदर, कोल से फिर ये जो है वो बेकिंग होती है इसकी। जिस तरह आप केक बनाते हैं घर के अंदर, तो इसको बेक करेंगे। बेक करने के बाद आपकी ब्रिक्स जो हैं वो, जो कोल का जो स्मोक होता है, स्मोक ये इस तरह एटमॉस्फेयर में जाता जाएगा। अब ब्रिक किल्न के ऊपर सवाल आता है, पंजाब, ये लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? हेडिंग पढ़े इस न्यूज़पेपर की, पंजाब Punjab Shut shuts down. down hundreds of brick kilns in 2024. 24। उसकी रीजन क्या है?
because hundreds of pollution causing brick kilns were shut down. ये याद रखिएगा, ब्रिक किल्न जो है ये पोल्यूशन करते हैं, इससे बहुत ज्यादा स्मोक बर्न होता है, तो इससे इसके प्रॉब्लम्स कुछ अपने हैं, ब्रिक किल्न के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। जी बेटा। तो अगर ये बंद कर देंगे तो फिर ब्रिक्स किस तरह बनेंगी? वो भी तो नहीं जरूरी बेटा, है। बंद नहीं कर सकेंगे, बंद नहीं करेंगे हम स्मोक को ट्रीट करके फिर निकालेंगे। ये अब मैं एक वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, एक मिनट। ये किल्न एनवायरमेंट फ्रेंडली, आजकल ना दुनिया में ना निकल आया है एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये इसके अंदर वो एक सिस्टम लगा देते हैं जिसकी वजह से स्मोक, जो ब्लैक स्मोक है, वो इस तरह व्हाइट स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हैजर्डस नहीं होता। ठीक है, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी हो गया। ये देखें, ये इको फ्रेंडली ब्रिक किल्न्स आते हैं, इनको कहते हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसे? जिगजैग टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी वजह से ब्रिक किल्न जो है, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रिक किल्न के अंदर जो स्मोक होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है सर, ये पाकिस्तान में है? जी जी, बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसलिए जो है वो बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो इस वजह से ये कॉमन नहीं है। ठीक है सर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है? जी, आ सकता है। नहीं, जिगजैग टेक्नोलॉजी पे नहीं आता भाई, आपको सिर्फ ये आएगा कि ब्रिक किल्न के नुकसान क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। इससे नुकसान ये होता है कि एक तो अगर आप जमीन को देखें, जब आपने ब्रिक्स बनानी है उसके लिए आपको लैंड चाहिए, ब्रिक्स बनाने के लिए आपको बहुत सारा बड़ा लैंड चाहिए, वहां से आपको डिफॉरेस्टेशन आप करेंगे। ये मैं पिक्चर से आपको समझाता हूँ। अब ये देखें कि ये जो, अगर आप इसकी ये पिक्चर से देखें तो इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं ब्रिक किल्न के, आपको इस पिक्चर से ही नजर आ जाते हैं। जैसा कि एक तो बड़ा एरिया डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, लैंड डिफार्म होगी, जब आप जमीन से मिट्टी को खोदेंगे तो डिप्रेशन बन जाएंगे, पानी खड़ा हो जाएगा, बारिश आएगी तो। इसके अलावा स्मोक जो प्रोड्यूस करेगा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ब्रिक किल्न्स के। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? यस। तो सर, अगर क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन सॉन्स एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा तो इसका सोल्यूशन आएगा तो इसमें आप वो जिगजैग टेक्नोलॉजी का लिख सकते हैं, इसमें आप प्लांटेशन का लिख सकते हैं, लैंड को डिप्रेशंस को फिल करने का लिख सकते हैं। ठीक है सर, जी बेटा। जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या होती है, दोबारा बता बेटा दें please? ये टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना आपने, आप ये लिखने के एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्रिक किल्न लगाए। क्या लिखना है आपने? एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्रिक किल्न लगाए। जी बेटा, सॉल्यूशन जो लिख सकते हैं आप, जी लिख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ चीजें सेम है। जैसे हमारे पास एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है एन होम बेस्ड इंडस्ट्री, होम बेस्ड इंडस्ट्री where family labor is used। जैसे पाकिस्तान में पता है कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल, कॉटेज और स्मॉल में जो चीजें बनती हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रिपेयर्ड इन स्मॉल एंड कॉटेज। याद रखिएगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फुटबॉल मेकिंग पाकिस्तान में, फुटबॉल या स्पोर्ट्स गुड्स, कोई भी स्पोर्ट्स गुड्स, ये कहाँ पे बनती हैं? घरों में बनती हैं, सियालकोट में बनती हैं। सियालकोट में ये घरों के अंदर लोगों ने प्लांट्स लगाए हुए छोटे छोटे से। इसके अलावा सर्जिकल गुड्स होती हैं, जो सर्जिकल गुड्स होती हैं, ये भी मोस्टली सियालकोट में मिलती हैं और ये भी लोगों ने घरों में प्रिपेयर करती है। फर्नीचर, ये भी छोटे छोटे कारखाने होते हैं। इसके अलावा फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर कहाँ पे बनता है ज्यादा?
ये आपसे सवाल नहीं आता, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट इज पोट्री, ये जो बर्तन वगैरह होते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी छोटी इंडस्ट्रीज में या होम बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनते हैं। एम्ब्रॉयडरी, ये कहाँ पे बनती है? घरों में बनती है, ठीक है, या आपकी स्मॉल स्केल लेवल पे होती है, छोटे लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे ये नहीं आती। अब आपके पेपर में सवाल आ सकता है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या फर्क है? बेटा, कॉटेज इंडस्ट्री में सिर्फ फैमिली लेबर यूज होती है, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें फैमिली लेबर के अलावा लिटिल यूज ऑफ मशीनरी भी होता है और एक्सटर्नल लेबर भी आप ले। कॉटेज इंडस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? सर क्राफ्ट इंडस्ट्री। क्राफ्ट इंडस्ट्री कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्राफ्ट इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। क्लियर? क्राफ्ट इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में टूल्स यूज होते हैं, टूल्स इन कॉटेज। अब कॉटेज इंडस्ट्री में समटाइम्स छोटी छोटी मशीनें भी यूज होती हैं, लेकिन टूल्स भी यूज होते हैं क्राफ्ट और कॉटेज में। कौन कौन से टूल यूज होते हैं? नीडल, इसके अलावा पोट्री व्हील, पोट्री बनाने के लिए जो व्हील यूज करते हैं आप, ये व्हील पे बनती है ना पोट्री, मिट्टी के बर्तन व्हील पे बनाते हैं। इसके अलावा आपके स्मॉल लेवल पे और कौन सी टूल्स यूज कर सकते हैं आप? स्यूइंग मशीन्स, कपड़े सीने की मशीनें। सर कैंची, यस बेटा। सीजर, सीजर्स, सीजर के स्पेलिंग क्या होते हैं? SCISSOR। SCIZZOR। SCIZZOR। ये नहीं सर, SSOR। SS। सर नहीं डबल नहीं 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 SCISSOR है सर। Z Z सर, ये किस पता नहीं चीज़ कौन spelling? सी बस चीज़। जो भी डबल एस है सर, स्पेलिंग बेटा, अच्छी सर। सर डबल जी है, डबल जी। डबल डबल एस भी आ सकता सर डबल एस और डबल एस। है, डबल जी भी आ सकता डबल एस। सर डबल है। ओके ओके ओके, ले बेटा। सर अयान बाकी जो आप कह लिखना रहे है हैं सर एस। चुप कर जाए, जो लिखना है लिख लें, चुप सर कर जाए। अयान कह रहे हैं उसे अच्छा। इन कर दें। अच्छा, किसको इन कर दूं? अयान 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 कौन है? सर वो क्लास फेलो है मेरा, लेकिन उसे लिंक मैं नहीं भेजी सर जी। अच्छा ठीक हो गया, चले मैं कर देता हूं। ज़ारा अफरीदी तो नहीं है किसी की जानने वाली बेटा? ज़ारा अफरीदी, अच्छा चले। नहीं सर, मैं नहीं जानता। अच्छा ठीक हो गया, ओके जी। अब ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर ये सवाल इनके हवाले से भी बन सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रीज के हवाले से, और आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जानी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए एक कॉन्सेप्ट या एक चीज हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल एस्टेट क्या होती है? और इसके अपोजिट एक चीज होती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नाम सुने हैं इनके? एक्सपोर्ट जोन, जोन लिख दिया मैंने, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इज इट क्लियर? अब इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्या फर्क है आपको थोड़ा सा समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। सर शाहजहान को एक्सेप्ट कर ले नहीं, शाहजैन ओरिजिनल नहीं होगा, ग्रांटेड। अच्छा, नहीं वही है। आप गारंटी लेते हो? हाँ जी गारंटी देता हूँ सर। ओके ठीक है, शाहजैन को बोलो अब क्लास में आके करना क्या है, आधी क्लास तो तुमने मिस कर दी है। अभी 4 शाहजैन है भाई, मैं किसी को भी नहीं कर रहा। अब ये देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, मैं पागल हूँ मैं करूँ किसी को? ऐसे घटिया लोगों को नहीं मैं करता। सर वो सारा कैपिटल वाला वो शाहजहान है। नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूँ बेटा, तो
उन्हें बोलो कि कल लेना क्लास। हाँ, रिकॉर्डिंग आएगी तो सुन लेना, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बेटा जो हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इंडस्ट्रियल एस्टेट क्या होती है। ये एक इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इनकी, सर शाहजैन कॉल कर रहे हैं कि प्लीज उन्हें कहो कि मुझे आने दे, मेरा नेट चला गया था। बस उसे बोलो कि 10 बंदे आए मैं किसी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, सॉरी। उसे बोलो स्क्रीनशॉट है, बाद में सुन लेना बस ये। अच्छा बेटा, ये आपकी इंडस्ट्रियल एस्टेट की अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो ये एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है। ये कैसी होती है, क्या होता है इसमें, ये देख रहे हैं आप, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और इस एरिया के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज होती हैं और सारी मोस्टली लार्ज स्केल वाली होती हैं। ये देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे नजर आ गया बेटा साहब। यहाँ हर चीज की फैसिलिटी होती है, यहाँ पे पानी, गैस, बिजली, बैंक्स, पेट्रोल स्टेशन, हर चीज की फैसिलिटी दी जाती है। किस तरह दी जाती है, क्यों दी जाती है, उसके पीछे ये होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके कंट्री। इज इट क्लियर? जी बेटा, समझ आ गई आपको? दोबारा से बता दें प्लीज। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। ये जो वीडियो तो देख लिया ना आप लोगों ने। अब ये बेटा इतने लोगों को मैं अगर ऐड करूंगा, बताओ जरा, इतने लोगों को अगर मैं ऐड करूंगा, ये 2 शाहजैन अहमद नहीं 4 शाहजैन अहमद आ रहे हैं विद कैपिटल लेटर। अच्छा, तो अब मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल एस्टेट कैसे है। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लिखे, ये लिख लें साथ में, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिजाइन्ड टू establish industries for domestic needs। एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड जहां पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि वो इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगी, लोकल रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज भी करेंगी, वो इंडस्ट्रीज की चीजें तो हमारी इंडस्ट्रियल नीड्स फुलफिल होंगी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेम चीज होती है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस छोटा सा है। वो क्या है, ये लिखें डेफिनेशन, लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिजाइन्ड to establish export based industries। अब दोनों में फर्क क्या नजर आया आपको? सर दोनों एक में क्या एक्सपोर्ट के लिए और एक डोमेस्टिक के लिए। बेसिकली ये लार्ज एरियाज हैं, ये समझ लें कि सिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं, ये सिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं। ये ईपीजी कहते हैं बेटा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का शॉर्ट फॉर्म है। अब इनमें मेन क्या चीज होती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर? एक मिनट, शाहजैन को बोलो कि एक मिनट ये दफा मारो, इसको मैं उठाऊंगी। अच्छा, अब ये जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं, इसमें एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये और इन सारों के लिए कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। कहीं पे भी गवर्नमेंट ने ईपीजी बनानी है या इंडस्ट्रियल एस्टेट बनानी है, गवर्नमेंट incentives to establish industry in any EPZ और इंडस्ट्रियल एस्टेट। अगर आप में से किसी बंदे ने इन दोनों जगहों में से किसी जगह पे भी इंडस्ट्री लगानी है तो गवर्नमेंट आपको देगी, क्या देगी? इंसेंटिव्स देगी। इंसेंटिव्स का मतलब है गवर्नमेंट आपको कुछ एज देगी। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? फ्री वाटर,
प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मतलब लोड शेडिंग नहीं होगी वहां पे, ऑल टाइम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी। मे बी ये लाजमी नहीं है, मे बी हो सकता है ये हो एक शर्त। अच्छा, नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अगर आप सही वाटर दोनों ना गंदा दोनों का कंबाइन ना बेटा, दोनों के लिए एक ही तरह के इंसेंटिव हैं दोनों के लिए, ठीक है। टैक्स हॉलीडेज, सो ओके। यस, सर ये गवर्नमेंट ऐसे क्यों करती है? ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ सके। गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ सके। मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस, हर बिजनेस चमकेगा। अगर मुल्क में अपनी इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो इससे मुल्क के अंदर बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होंगी या कम होंगी? ज्यादा ज्यादा होंगी। अच्छा, इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कर देती है गवर्नमेंट उनके लिए, इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन इंसेंटिव्स बेसिकली फेवर्स होते हैं। फेवर्स होते हैं, यस, इंसेंटिव्स आर फेवर्स टू दीज पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ये आपके मल्टीपल चीजें इस टॉपिक के अंदर, ये और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं लेकिन मैंने कुछ आपको लिखवा दिए हैं। फायदे फिर क्या होंगे? इंडस्ट्रियल स्टेट अगर आप ज्यादा बना लें, आप बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स मुल्क में बना लें, इससे फायदे क्या होंगे? व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द कंट्री? फिर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यस बेटा, बेनिफिट्स ऑफ दीज, दोनों चीजों के बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ। मैं इसके भी बेनिफिट आपको बता रहा हूँ और मैं इसके भी बेनिफिट आपको बता रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी या नहीं होगी? इसके अलावा लोकल रॉ मटेरियल्स को, यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। वेल डन, मोर एक्सपोर्ट, लेस इंपोर्ट्स। जो चीजें हम अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं किसी और से, इससे आपकी इंपोर्ट्स भी तो कम होंगी ना। सर बैलेंस ऑफ ओवरऑल ट्रेड बेहतर होगा। more foreign exchange, जी बेटा, more foreign exchange. ये सारी बेनिफिट हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन में ये जो आप लोगों ने वर्ड बोले हैं ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन 2 पॉइंट्स की वजह से आएगा। ये 2 पॉइंट्स होंगे तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड लेके आएंगे। एम्प्लॉयमेंट से हमारे मुल्क में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। अब ये यूज ऑफ टर्म आपने सीखना है, ठीक है। ये मैं टर्म्स आपको अलग-अलग कराता हूँ, ये ट्रेड में टर्म्स आती हैं तो ये मैं अभी करा दूंगा आपको, लेकिन पहले आपने याद रखना है कि ये जनरली आप लोग ये फायदे लिख लें इसके, फिर अब हम लोग अगले उस पे चलते हैं। यहाँ तक कर लिया आपने? सर आप ऊपर जा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेनी है। अब ये सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ये लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर एक मिनट, अब जी 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 बेटा, अब हम एक और चीज के ऊपर चल। अच्छा, एक और सवाल इस तरह के भी आते हैं, ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इसमें जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, इसको फर्दर कैसे डेवलप कर सकते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम फर्दर कैसे डेवलप कर सकते हैं? मोर इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। उसके अलावा स्किल मस्ट बी गिवन टू द पीपल। इसके अलावा इस तरह के सवाल बेटा, ये जनरल रीजंस होती हैं, ये आप रीडिंग करते ही आपको आएंगी। आप रीडिंग थोड़ी बहुत आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दे रहा हूँ, रीडिंग आपने करते जाना है साथ साथ इन चैप्टर्स की, जिनको हमने आज पढ़ा है ना, इनकी आज आप रात को रीडिंग करें लाजमी, आपको ये चैप्टर पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। सर जी बेटा, आपने टर्शरी सेक्टर नहीं बताया, वो भी बता दीजिए। टर्शरी सेक्टर बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सबर सबर सबर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं अगले पेज पे थोड़ा सा जा रहा हूँ।
अब मैं इसको पहले आप लोग देखते हैं कि एक तो साथ ही कर लेते हैं यहाँ पे टर्शरी सेक्टर क्या होता है। टर्शरी इंडस्ट्री ये कहते हैं कि इंडस्ट्री विच डील्स विद प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो इंडस्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में। आप में एग्जांपल देता आ हूं। सकती है। जी बेटा आ सकती है। हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? सर्विस देते हैं लोगों को। जी स्कूल्स क्या होते हैं? सर्विस देते हैं लोगों को। सर मैकेनिक्स। अच्छा, टूरिज्म जो होता है इसमें भी लोगों को सर्विस दी जाती है। इसके अलावा अगर आप जो सबसे मेजर चीज है जो टूरिज्म है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक अलहदा टॉपिक है पूरा, ठीक है, वो टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। क्योंकि पाकिस्तान में टूरिज्म काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए टूरिज्म के हवाले से सवाल बन सकता है आपका, ठीक है। लेकिन इस साल मुझे कम लगता है चांसेस, टूरिज्म से कोई बड़े सवाल नहीं बनने के चांस, कोई एक आधा छोटा 4 नंबर का सवाल आता है। अच्छा आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट में अगर हम देखते हैं जो कि आप लोगों की जान निकालता है, एक होता है जीडीपी, इसके अलावा एक होता है जीएनपी। आप लोगों को ना अक्सर बच्चों को ये कभी भी क्लियर नहीं होता, ये कभी भी क्लियर नहीं होता। मैं इतना 1000 टाइम ये बता चुका हूँ। जी शाहजैन अब कहाँ से आ गया ये शाहजैन? मैंने तो ऐड नहीं किया था। सर मेरा दूसरा अकाउंट था ये, वो जैसे डीप जैसे फोन वाला, तो मैंने कहा इस पे ही आ जाता हूँ। जी तो ठीक हो गया। अब हमारे पास अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो एक बात बताऊं, ये जो सारे जो है ना ये अक्सर बच्चे जो ये कर रहे हैं, ये 2-3 लोग ही हैं। ये मेहर हसान ग्रुप है, शाहजैन ग्रुप है, ये सारे डिफरेंट नामों से यही आ रहे हैं। सर अल्लाह माफ करे, मैं मुश्किल इस ग्रुप में है, मेरे को तो दूसरे अकाउंट में आऊंगा। हाँ अच्छा, अब हम वापस चलते हैं, अपने अकाउंट के ऊपर चलते हैं। तो जो मेन चीज है जीडीपी क्या होता है? जीडीपी कहते हैं बेटा, एक तो वर्ड याद रखना है आपने, इसमें एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट आपको याद रहना चाहिए। ये जो डोमेस्टिक दोनों के मिडल में जो अल्फाबेट है ना, ये वाला, ये अल्फाबेट आपको याद रहना चाहिए। ये इसका मतलब है डोमेस्टिक, और ये इस वाले अल्फाबेट का मतलब है नेशनल। आप लोग मुझे बताएं कि नेशनल हम किसे कहते हैं, कब कहते हैं नेशनल? ही इज द नेशनल ऑफ दिस कंट्री। इंटरनेशनल जब कुछ नेशनल, नेशनल का मतलब है किसी कंट्री का रेजिडेंट। नेशनल का क्या मतलब होता है? किसी कंट्री का रेजिडेंट। सर वो जीडीपी का ये मतलब होता है कि वो जो लोग क्या मैं कहते हैं एक कंट्री में रहते हैं, उनको जितनी भी वो इनकम जनरेट करते हैं उसको जीडीपी कहते हैं। ये मैं आपके सामने एक गोल दायरा लगा रहा हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपने ये याद रखना है। इस गोल सर दायरे के वैल्यू अंदर मैं ऑफ लिख रहा गुड्स हूँ, बेटा सुन लें, मैं इस दायरे के अंदर कुछ लिख रहा हूँ। टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री within its boundary by different activities like industry, tourism, एग्रीकल्चर, सो ऑन, इस तरह की और सारी चीजें। ये जो इस बाउंड्री लाइन, ये जो हमारे मुल्क की, ये जो मैंने आपके सामने ये बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री के अंदर अगर आप
कोई भी एक्टिविटी, ये समझ लें कि पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है, इस पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन पे आप माइनिंग करें, इंडस्ट्री लगाएं, बिजनेस करें, होटल बना लें, भीख मांग लें, कोई भी काम मुल्क की बाउंड्री के अंदर जो करेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक जीडीपी बोलेंगे। ये टोटल इनकम होती है, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये ताल्लुक ये कि ये कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली चीज नहीं है। इसका मतलब है मुल्क की इनकम जो एस्टिमेट करनी होती है, हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारा जी कितना है, कितने परसेंट हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी इतना है, इंडस्ट्री का जीडीपी में शेयर इतना है। तो बेसिकली इन सारे सोर्सेज से जो इनकम हम जनरेट करते हैं उसको जीडीपी कहते हैं, ओवरऑल इनकम, टोटल इनकम। समझ आ गई बेटा? ये समझ आ गया? सर इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं? कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेजर्स होते हैं उनके लिए, इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है, ये स्टैटिस्टिक्स वाले बंदे होते हैं, ये मुझे नहीं पता आगे फर्दर वो। नहीं ठीक है? सर, नहीं सर, जो मतलब ये मतलब भीख वगैरह मांगते हैं, इनकी इनकम किस तरह एस्टिमेट ये मैं जनरली, यार मैंने एक मजाक में वर्ड यूज किया था। अच्छा, इस जीएनपी क्या होता है? जीएनपी नेशनल वर्ड से निकला है। जीएनपी किससे निकला है? नेशनल वर्ड से निकला है। इसके लिए मैंने दायरा नहीं लगाया, इसके लिए मैं सर्कल नहीं लगा रहा आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल इनकम of a country by its nationals working in country और आउटसाइड। अब दोनों में फर्क क्या है? एक है आपके मुल्क के अंदर जो इनकम, जो एक्टिविटी से इनकम बनती है, वो जीडीपी होती है। जब आपके नेशनल्स का वर्ड आ जाता है कि हमारे मुल्क नेशनल, या मुल्क के अंदर काम करें या दुनिया के किसी भी कोने में काम करके अपने मुल्क में वापस पैसे भेजें रेमिटेंस की शक्ल में, रेमिटेंस भेजते हैं। ये जीएनपी के अंदर रेमिटेंस होते हैं, इसमें रेमिटेंस नहीं होते, ये याद रखना है। नो रेमिटेंस, नो रेमिटेंस, और इसमें रेमिटेंसेस आर काउंटेड। सर रेमिटेंस क्या होता है? ठीक है, रेमिटेंस होता है, ये याद रख लें, ये साइड में लिख देता हूं मैं, रेमिटेंस क्या होता है जी। रेमिटेंस, आप में से बताएं, किसी के फादर बाहर काम करते हैं, किसी के फादर आउट ऑफ कंट्री हैं इस टाइम पे? किसी के फादर आउट ऑफ कंट्री हैं इस टाइम? जी, शाहजमान। यस सर। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, जो आपके फादर आपकी तालीम के लिए, आपके खाने पीने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके रिक्रिएशन के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसे भेजते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? रेमिटेंस। रेमिटेंस बोलेंगे। इनकम फ्रॉम एनी अदर कंट्री, एनी अदर कंट्री, ठीक है, बाय nationals of the country। जो हमारे मुल्क के लोग बाहर काम करके इनकम भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। अब समझ आ गई बेटा? जी, ठीक हो गया? अच्छा सर एक क्वेश्चन है। जी जी, इनविजिबल और विजिबल सर्विसेज को क्या कहते हैं? विजिबल सर्विसेज नहीं है, बेसिकली इनविजिबल सर्विसेज ये होती हैं, और इनविजिबल ट्रेड और विजिबल ट्रेड का वर्ड यूज करते हैं, ये मेन चीज है। सर्विसेज नहीं होती, इनविजिबल और विजिबल ट्रेड में होती है। जब आप चीजों की ट्रेड करते हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेड करते हैं, तो वो विजिबल हमें नजर आती हैं। जब हम सर्विसेज देते हैं किसी को, जैसे फ्रीलांसिंग की आप एक सर्विस दे रहे हैं,
फ्रीलांसिंग की सर्विस अमेरिका में आप दे रहे हैं, किसी बंदे का आर्टिकल लिखा है, वो हमें तो नहीं आइडिया होता कि समटाइम्स वो आपने उसको अपनी स्किल दी थी, वो स्किल नजर तो नहीं आती, तो वो इनविजिबल होता है। वो कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, छोड़ दो इसको, ये इजी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज ही करेगा सिर्फ। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके नाम, अब मैंने ना इसके अलावा जीडीपी और जीएनपी में फर्क पता चल गया बेटा सबको? एक के लिए वर्ड यूज करना है डोमेस्टिक और दूसरे के लिए नेशनल यूज करना है, याद रखना। इस तरह हमारे हमारे पास एक वर्ड आता है, वो वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। भाई हमने फॉरेन एक्सचेंज, अक्सर बच्चों ने बड़े खुलेआम बोला सर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं हम तो जो डॉलर होते हैं, earned from international trade. जी, obtaining money in form of any other currency। किसी और मुल्क की करेंसी में जब आपको पैसा मिलता है, जैसे हमारे से अच्छी करेंसी में पैसा मिलेगा तो वो हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल है। यस नो? डॉलर हमें मिलेंगे, हमारे मुल्क के लिए फायदा होगा उनका, डॉलर का हमारे मुल्क के लिए फायदा होता है। अब मैं एक डॉलर की एग्जांपल देता हूँ। तो आपके मुल्क में ज्यादा डॉलर आ जाएंगे, आपके मुल्क में बहुत ज्यादा डॉलर्स आ गए, आपने इतनी चीजें एक्सपोर्ट की थी और इतने रेमिटेंस आए थे आपके मुल्क में, डॉलर ही डॉलर आ गए। तो फायदा क्या होगा कि वो सारे डॉलर स्टेट बैंक के पास चले जाएंगे। वो डॉलर्स से जब आप बाहर से, आप फर्ज करें कि आप अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करते हैं कोई चीज और आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, आपको डॉलर में जो चीज जब आप डॉलर में पे करेंगे तो वो आपको चीप होगी आपके लिए, क्योंकि आप जब अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर के अंदर और फिर आपको ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आपके रुपए की वैल्यू जो है वो कम है बहुत ज्यादा। जब आपकी कंट्री के पास रिजर्व ज्यादा होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होता है, तो आपकी कंट्री रिच कंसिडर होता है, क्योंकि वो ट्रेड के ऊपर, जब आप कंट्री की दूसरी कंट्री से आप कोई चीज परचेज भी करते हैं तो वो भी आपको उसकी करेंसी में दे रहे हैं जो आपके पास अवेलेबल थी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इससे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि आपकी करेंसी डीवैल्यूड है, फॉरेन एक्सचेंज वाले जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा है। अब किसी के बच्चे के पेरेंट्स अगर शायद अमेरिका में होंगे तो वो डॉलर भेज रहे होंगे, तो वो उधर से $1000 भी भेजें यहाँ पे तो वो भाई 3.5 लाख रुपए बन जाएंगे, 3 लाख ही बनते हैं ना। यस, ठीक है, तो इस तरह वो 1000 उधर का और इधर का 3000, तो 3 लाख हमारे मुल्क में, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिशियल होता है कंट्री के लिए ज्यादा, जितने रिजर्व होंगे उतना अच्छा होगा। फिर उसके बाद एक और टर्म आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है आपका। आप लोगों ने एक और टर्म यूज करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरह का होता है, नेगेटिव, और दूसरी साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, और ये बीओटी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड ओवरऑल क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। यही इसकी डेफिनेशन है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। अब पाकिस्तान की वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगर 1000 है और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट हम बेचते हैं टमाटर, टिंडे टमाटर हम बेचते हैं और खरीदने में हम जेट खरीदते हैं, तो मतलब ये है कि हमारी $1000 की अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, $3000 का हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? नेगेटिव $2000। तो जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं?
ट्रेड में हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट होगा। जब ट्रेड में नुकसान होता है तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। अगर आप मुझे बात बताएं, अब अगर आप वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को ज्यादा कर लेते हैं मुल्क में, आपने कहा था कि जी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने से हमें हमारे मुल्क के अंदर ट्रेड बढ़ती है, हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे उससे पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। और अगर आपके मुल्क में इंडस्ट्रियां नहीं है, एग्रीकल्चर तबाह हो गया है, आपकी प्रोडक्शन जीरो हो गई है, मुल्क में से कोई दुनिया में आपकी एक्सपोर्ट रह ही नहीं गई, फिर आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। इज इट क्लियर? यस नो? सर Yes, sir. पाकिस्तान का कभी पॉजिटिव था बैलेंस ऑफ ट्रेड? पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड जिस दिन से पाकिस्तान बना है आज तक नेगेटिव ही रहा है, पॉजिटिव कभी नहीं हुआ। ठीक है, एक दफा मुशर्रफ के टाइम पीरियड में हम बहुत क्लोज आ गए थे, मतलब ये कह लो कि हम जो है थोड़ा सा डेफिसिट रह गया था हमारा, नेगेटिव थोड़ा सा रह गया था, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ कभी भी आज। इसके बाद एक और चीज आ जाती है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद एक वर्ड आता है ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है? जी बेटा, ट्रेडिंग ब्लॉक किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ रीजनल इकोनॉमीज stand for countries, a group of regional economies which allow free trade, like जैसे आरसीडी है। यस, पाकिस्तान ने 1964 में आरसीडी किया था यूब खान के टाइम पीरियड में ज्वाइन। अब उसमें 3 मेंबर थे, पाक, ईरान और तीसरा कौन सा था? टर्की। जी। अब आरसीडी जो है वो एक एग्जांपल है ट्रेडिंग ब्लॉक की। इसमें कितनी इकोनॉमीज है इस ट्रेडिंग ब्लॉक में? हाउ मेनी इकोनॉमीज आर देयर? 3 कंट्रीज को 3 इकोनॉमीज हम बोलेंगे। इकोनॉमीज हम रेफर करते हैं, कंट्री का अल्टरनेटिव वर्ड हम यूज करते हैं इकोनॉमीज। ठीक है, इट इज रेफर टू कंट्रीज। क्लियर? इज इट क्लियर? ये ट्रेडिंग ब्लॉक होता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक कौन सा? सर ईयू, यूरोपियन यूनियन। जी बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है ईयू। ईयू में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 28 मेंबर हैं, 28 मेंबर हैं, और ये सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे की, इनकी तो करेंसी भी एक है बेटा। सर एक ये क्वेश्चन इतना बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। मजेदार बात है कि अगर पाकिस्तान को परमिशन मिल जाए कि आप यूरोपियन यूनियन से ट्रेड कर सकते हैं, तो हम इसका मतलब है कितने मुल्कों से ट्रेड कर सकते हैं? 27. 28 हो गए। अब एक ऐड हुआ था, एक ऐड हुआ है। सर ये अच्छा, क्यों नहीं जी बेटा। परमिशन मिली? परमिशन नहीं है, हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, वो यूरोप वाले लोग हैं, उनकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन स्टिल पाकिस्तान बहुत सारी चीजें यूरोप में भेजता है भाई। हम फ्रूट भेजते हैं यूरोप में, हम कॉटन की गारमेंट्स बहुत ज्यादा भेजते हैं यूरोप में, हम यूरोप में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा भेजते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स, हमारे फुटबॉल जाते हैं भाई पूरे यूरोप में। सर बात सुने जी सर, ये क्लास कब ओवर होगी? बेटा अभी जा सकते हो आप। मैंने कौन सा रोका आप? पूरी क्लास ना, ऐसे पूछ रहा हूँ। बेटा मैंने बताया ही नहीं, मैंने आपको कह दिया आप अभी जा सकते हो। नहीं सर जी। सर क्या पाकिस्तान के फुटबॉल कभी वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुए हैं? बेटा इतनी दफा हुए हैं, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है यार, सारों को पता हुए हैं। अच्छा, कतर वाले में नहीं हुई थी? सारों में होते हैं बेटा। हर वर्ल्ड कप में जो है वो अभी तक जो आपकी होश में और मेरी होश में हुए हैं, वो दोनों में पाकिस्तानी फुटबॉल यूज होती है। ठीक है, मेकिंग द बॉल बट नॉट प्लेइंग द बॉल, अफसोस है जी। तुम्हारे जैसे फुटबॉल ही होंगे तो फिर कैसे खेलेंगे?
सर वो funny। हाँ, फनी की बात नहीं है, थोड़ा अपने आप को भी तो देखो ना। सर अब्दुल्ला 5 सालों को सिखाएगा। अच्छा चलो, बकवास निश्ता बड़ा। कुछ ना हो शायद। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज भी देखते हैं मेजर कॉन्सेप्ट्स के अंदर। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है कि जिसको आप लोगों ने कभी भी छोड़ना नहीं होगा, वो है इसको हम कहते हैं क्या उसे बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। सर ये हमने ट्रेड, ट्रेड शुरू कर दिया चैप्टर। बेटा ट्रेड बस खत्म भी होने वाला है यार, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ट्रेड में ही आते हैं ना। ओके सर। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स ये होते हैं बेटा कि methods to reduce imports of a country। अब कोई कंट्री अपनी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है और हमें अपने कंट्री की इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, तो 3 वेज होंगे। पहला वे क्या होगा उसका, जो टर्शियरी इंपोर्ट, सेक्टर के गुड्स बंद करना। और भाई जो सुन ले, पहले कहते हैं हम पहले जो है टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ एक वे है। कोटा ये दूसरा वे है। सैंक्शंस। तीसरा आप एम्बार्गो बोलते हैं, एम्बार्गो। इज इट क्लियर? अब बेटा टैरिफ क्या होता है? टैरिफ कहते हैं कि जब आप बाहर से जो चीजें आती हैं उस पर हाई टैक्सेस लगा देते हो, वो चीज महंगी हो जाती है तो लोग उसके खरीदने वाले बायर्स कम हो जाते हैं। जैसे लग्जरी गाड़ियां हैं, ये इनके बायर कम होते हैं, क्यों? इन पे टैक्स बहुत ज्यादा लगाती है गवर्नमेंट, इतना टैक्स लगाती है कि वो चीज अगर 10 लाख की है उस पर 30-40 लाख टैक्स लगा देते हैं। इससे लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो बाहर से चीजें ना मंगवाएं, अपने मुल्क में जो चीजें हैं उनको यूज करें। बाहर से चीजें सर अभी मंगवाएंगे तो वो 300 कंट्री की टैक्स लगा इकोनॉमी दिए पर गाड़ी। बढ़ेगी। जी बेटा, अभी गाड़ियों पे 300 टैक्स लगा दिए सर। बेटा डिफरेंट गाड़ियों पे डिफरेंट टैक्स है। जो लेस देन सर वो 1000 इंजन पे सीसी है डिपेंड उस करता पे होता है। इंजन पे डिपेंड करता है। हाँ, हाई टैक्सेस के बाद है फिक्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की अमाउंट फिक्स कर दें कि एक साल में हमने 1000 गाड़ियां मंगवानी है। जब आप फिक्स कर देंगे तो इसका मतलब है आपको पता होगा कि कितना डेफिसिट में आप आ रहे हैं, तो आपका डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा, आप अपने मुल्क के अंदर ज्यादा चीजें बनानी शुरू कर देंगे। ये भी इंपोर्ट को कम करने का। एम्बार्गो, कंप्लीट बैन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स। आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है और हम ये कह दें कि हम एग्रीकल्चर सारा अपने मुल्क में ग्रो करेंगे, हम बाहर से एग्रीकल्चर की कोई प्रोडक्ट नहीं करें मंगवाएंगे, तो ये एम्बार्गो हो जाएगा। एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट बैन करना। इज इट क्लियर? ठीक हो गया जी बेटा? इज इट क्लियर? सर जी बेटा, सैंक्शंस क्या होती हैं फिर? सैंक्शंस एम्बार्गो को ही, ये 3 तरीके की सैंक्शंस हो सकती हैं। सैंक्शंस बेसिकली सिवियर फॉर्म ऑफ ट्रेड कंट्रोल होता है कि जब आप मुल्क के अंदर कुछ चीजें मंगवाने पे कंप्लीट बैन कर दें, एम्बार्गो लगा दें। एम्बार्गो और सैंक्शन एक अल्टरनेटिव वर्ड के तौर पे यूज। तो जैसे पाकिस्तान में ज्यादा चाइल्ड लेबर है ना, तो काफी कंट्रीज ने इस पे वो लगा दी थी सैंक्शन, तो उससे सैंक्शंस फिर क्या होता है? उससे ये होता है कि उन कंट्रीज ने हमारी इंपोर्ट को कम कर दिया था, हमारे कंट्री वाली जो हम हमारे कंट्री से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे वो बंद हो गई। तो इससे सैंक्शंस लगाने से उस कंट्री को भी नुकसान होता है। अब हमें अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो हमारा अमेरिका में हमारी जब प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगी तो हमारी ट्रेड का बैलेंस क्या होगा? नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका 19% है, हमारी ट्रेड का 19% अमेरिका से रखता है अकेला। अमेरिका इतनी चीजें हमसे लेता है। इसको अमेरिका को इससे कोई नुकसान होगा कि नहीं? अमेरिका को नुकसान ये होगा कि हम अमेरिका की चीजें लेनी बंद कर देंगे,
दोनों कंट्रीज एक दूसरे से चीजें लेना बंद कर देंगे। अमेरिका को ये नुकसान है, उसकी कंट्री में हमारी चीजें नहीं जाएंगी, उनकी चीजें हम नहीं खरीदेंगे, तो दोनों को ही नुकसान हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा एक वर्ड आता है, एम्प्लॉयमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 3 टाइप्स होती हैं। जी, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 3 होती है। एम्प्लॉयमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। और 3 टाइप्स को हम कहते हैं, एक हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब प्राइमरी शोबा है ना जिंदगी का, जॉब का एक प्राइमरी जॉब है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और तीसरे नंबर पे टर्शरी ऑक्यूपेशन। अब पीपल हु वर्क इन प्राइमरी इंडस्ट्री आर कॉल्ड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर। पीपल हु वर्क इन प्राइमरी इंडस्ट्री। अब अगर आपको इंडस्ट्री वाली बात क्लियर है तो आपको ये भी याद रहेगा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी। उसके बाद है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, पीपल हु वर्क इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या सेकेंडरी इंडस्ट्री। और थर्ड पे पीपल हु वर्क इन टर्शरी इंडस्ट्री। इन जॉब्स के नाम बताएं, नेम ऑफ जॉब्स। जॉब्स एग्जांपल क्या है? माइनर। जी बेटा, आप मुझे बताते जाएं। माइनर और फार्मर। लॉयर। नहीं, प्राइमरी बताए ना बच्चे, प्राइमरी। फिशरमैन। सर ये माइनर क्यों होगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में? फिशरमैन माइनर क्यों होगा बेटा? माइनिंग कर रहा है, माइनिंग स्पेलिंग गलत लिखे हैं। स्पेलिंग गलत लिखा मैं वो वाला माइनर लिख दिया सर। ये नहीं बेटा, वो मैं लॉ वाला माइनर लिख दिया। हमारा लॉ वाला माइनर होता है। मैंने अभी आपकी पढ़ाने से पहले लॉ की क्लास ली थी, तो इस वजह से मुझे लॉ वाला माइनर याद है। सर वो जो अंडर 18 वाला होता है। जी, लॉ में होता है ना माइनर और एडल्ट होते हैं, तो ये वो माइनर और एडल्ट वाला था। उन्हें मैंने वो उनको आज मैं क्रिमिनल पढ़ा रहा था, तो उसमें सेंटेंसिंग पढ़ा रहा था, माइनर की क्या सेंटेंस होता है। सर तो माइनर अच्छा। और क्रिमिनल क्यों सर? चुप कर जा। अभी जॉब्स क्या हैं इधर देखते हैं जी। जॉब, सेकेंडरी की जॉब बताएं। ड्राइवर। ड्राइवर नहीं, सेकेंडरी टर्शरी सर्विस नहीं है, वो टर्शरी है। ड्राइवर टर्शरी है। ये फैक्ट्री वर्कर, सर ड्राइवर टर्चरी है। जी सर वो जो factory फिशरमैन सर वो जो नमक खाता है। कुक क्या होता है? सेकेंडरी होता है। सर वो जो नमक सर बेटा कुक का काम क्या होता है? मुर्गियों को मारते हैं। तो भाई कुक का काम क्या होता है? कुक, हाँ, वो जो मुर्गियों को मारते हैं, जो गोश्त बनाते हैं, कसाई जो होते हैं, वो भी मुर्गियां बुचर्स जो होते हैं। हाँ, बुचर्स जो होते हैं वो भी बेटा सेकेंडरी जॉब है। सर वो जो मछली सर, को शेफ। वो लगाते हैं नमक। जी। उसके बाद ये फैक्ट्री वर्कर में सारे आ जाते हैं बेटा। कुक वगैरह हो गया। कुक बेटा ये बनाता है, ये कोई चीज बना रहा है, खाना बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। टर्शरी में वेटर को बोलते हैं, वेटर। सर डॉक्टर, अच्छा। लॉयर। सर कुक टर्शरी क्यों नहीं है? जी लिख सकते हैं आप। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। सर सेकेंडरी में टेक्नीशियन। सेकेंडरी में टेक्नीशियंस भी आ सकते हैं, ये लें।
टेक्नीशियन भी लिखी। सर कुक सेकेंडरी में कैसे आता है? जी बेटा, कुक सेकेंडरी में कैसे आता है? बेटा कुक का काम क्या होता है, उसने चीजें बनानी होती हैं, मतलब उसने रॉ मटेरियल्स जो कुकिंग के लिए चाहिए, प्याज, थोम, अदरक, लहसुन, पानी, मीट, इन सब को मिक्स करके खाना बनाना होता है। तो जो चीज वो बनाएगा तो वो सेकेंडरी काम है ना उसका। वो थोड़ी ना वो पहले, अगर वो जो कुक जो है वो अगर वो खेतों में जाके काम करके उगाएगा तो वो प्राइमरी है, अगर वो खुद पकाएगा तो वो सेकेंडरी है, और अगर वो सर्व करेगा तो वो टर्शरी है। आर्किटेक्ट जो है सर अगर खाएगा तो क्या होगा? जी। इसके अलावा मेसन्स जो होते हैं, ये आपके मिस्त्री जो होते हैं, मेसन, ये भी सर कंस्ट्रक्शन डिजाइनर जी, इंजीनियर, डिजाइनर, ये सेकेंडरी। प्लम्बर जी प्लम्बर। सर जी बेटा, जी अच्छा अब बेटा बात यार प्लम्बर किस में आता है? जी बेटा, प्लम्बर किस में आता है, सेकेंडरी या टर्शरी? वो सेकेंडरी में आएगा, कोई चीज बना रहे होते हैं वो भी। ओके सर। नहीं सर जी, अच्छा। प्लम्बर तो पाइप शाइप ठीक कर रहे होते हैं घर के। ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो शुरू में जब आप पहली दफा घर बनाते हैं तो वो आपकी पूरी फिक्सिंग करके जाते हैं, घर के अंदर रोल प्ले करते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, वो आपकी बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए वो रोल प्ले बहुत करते हैं प्लम्बर्स। अच्छा बस चुप कर जाए यार। इसके बाद है सर फर्दर एक और चीज बेटा बता दूं मैं, ये जो होता है ना, ये जो ऑक्यूपेशन होता है ये वाला, ये इनफॉर्मल होता है, मोस्टली इनफॉर्मल, प्राइमरी इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लेबर है, इसमें कोई फिक्स टाइमिंग भी नहीं होती। सेकेंडरी में अगर हम बात करते हैं लार्ज स्केल की, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो ऑक्यूपेशन होता है ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल लेबर होती है, जिनकी फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स्ड वेजेस होती हैं, ठीक है। लेकिन कॉटेज और स्मॉल में क्या होता है, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री में इनफॉर्मल होता है, लेबर इनफॉर्मल होती है, ऐसा ही है। और सर क्लास 8 बजे नहीं खत्म होती? टर्शरी सेक्टर भी, इसमें सम टाइम्स टर्शरी सेक्टर फॉर्मल होता है, लेकिन जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इनकी जाने और आने की टाइमिंग्स फिक्स होती हैं। लेकिन सम टाइम्स कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये आपकी ओवरऑल फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होगा। तो यहाँ तक ओवरऑल आज के दिन में कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स मैंने और आपको करा दिए, और अब हम इसको खत्म करते हैं क्योंकि मेरी भी बस होगी अब पढ़ा के। तो अब मैं कोई खाना शाना खाता हूँ। तो जी बेटा। सर मुझे भी दो भूख लगी हुई है। जी बेटा। सर कल किस सर स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कल क्या कह रही हैं आप?